नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मोटो एजुकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था। मतलब जो कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, मतलब जिसमें मंदिर बनाए जाते, वह प्रक्रिया मौर्य काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ। मतलब जो मौर्य काल से आगे चलकर उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लेस देखा जाता है। जो मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल आता है उसमें क्या होता है कि उसे मंदिर की विशेषताओं से लेस, मतलब उसमें मंदिर में कुछ अत्यधिक विशेषताएं जुड़ी। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा, मतलब जो उनकी संरचनात्मक मंदिर थे, मतलब उनके स्ट्रक्चर के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। किसे काटकर बनाए गए थे? चट्टानों को। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। जो महाबलीपुरम का रथ मंडप है वो 5वीं शताब्दी में किससे बना है? चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। एक वर्गाकार चबूतरा किसका बना हुआ? वो ईंट का बना हुआ है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। जो मंदिर के बीच में एक चौकोर कोठरी है उसमें क्या है? गर्भगृह का कार्य करती है। कोठरी की छत भी सपाट है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। कोठरी की छत है वो सपाट है, मतलब एकदम प्लेन है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर है जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी आदि में है। मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिणी भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। मतलब जो 6वीं शताब्दी का जो समय था उस समय उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली थी लगभग क्या थी? एक समान थी। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियां नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया। मतलब जो आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिर थे उनमें उनके निर्माण में मुख्यतः 3 शैलियों का प्रयोग हुआ, जो है नागर, द्रविड़ और बेसर। अब इन तीनों शैलियों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले नागर शैली, उसके बाद द्रविड़ शैली, फिर बेसर शैली। अब हम पढ़ते हैं नागर शैली के बारे में। नागर नागर शब्द से नगर शब्द से बना, मतलब इसके शब्द से नाम से पता चलता है नागर किससे बना है? नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। मतलब इस शैली के जो मंदिर थे सर्वप्रथम कहाँ पे बनाए गए? नगर में बनाए गए, यानी कि शहर में बनाए गए, इसलिए उसे नागर शैली कहते हैं। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। जो मतलब स्ट्रक्चरल मंदिर, संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। मतलब हिमालय के पर्वत क्षेत्र वहां से लेके विंध्य पर्वत क्षेत्र तक प्रचलित थी। अब हम इसे एक चित्र बना के, भारत का नक्शा बना करके देखते हैं। एक रफ डायग्राम बनाते हैं भारत का। ये क्या है? ये उभरा हुआ भाग, इसे चिकन नेक कहते हैं। एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं हम अपने इजी के लिए, ताकि हमें थोड़ा समझने में कंफर्ट हो। देखिए दोस्तों, एक रफ डायग्राम है जो भारत का है। मतलब ये हिमालयी क्षेत्र है,
ये हिमालय क्षेत्र, और ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला। जो नागर शैली के मंदिर है, इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। मतलब जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र था उसमें पर्याप्त जो शासक थे उन्होंने इसे क्या दिया, संरक्षण दिया 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित, मतलब जो ये क्षेत्र क्या है, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का क्षेत्र, और यहाँ से लेके ये विंध्य पर्वत, और ये विंध्यन पर्वत भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करते हैं। इससे निर्धारित होता है, मतलब इससे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी भारत, तथा इसके नीचे के भारत को क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत। हिमालय पर्वत से लेके विंध्यन पर्वत तक के नागर शैली का प्रभाव था, जिसे 8वीं से 13वीं शताब्दी तक वहाँ के समकालीन शासकों ने संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत में उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। मतलब इसमें क्या पहचान है कि इसकी नागर शैली के जो मंदिर थे उनकी छत समतल थी और उसमें क्या है कि उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती थी। इसे अनुपस्थिति का एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। मतलब जो ये उठी शिखर पाई जाती थी उसे क्या कहते थे, अनुपस्थिति का या उत्थान समन्वय कहा जाता था। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, मतलब 4 कोण होते थे, यानी चतुष्कोणीय। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं। ऊंचाई के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मूल आधार यानी कि गर्भगृह मसरक जो नींव और दीवारों के बीच का भाग होता था, जंगा दीवार होती थी, कपोत जिसे कार्निस कहते हैं, शिखर गल गर्दन कहते हैं, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ शुल्क सहित कलश। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। मतलब जो ये मंदिर बने हुए नागर शैली के, इससे हिमालय क्षेत्र में तो कहते हैं पर्वतीय मंदिर, पर्वतीय शैली कहते हैं, और ये जो ये क्षेत्र है गुजरात, इसमें कहते हैं लाट, और ओडिशा के जो ये क्षेत्र है इधर इसे क्या कहते हैं, कलिंग। ये हमने अब नागर शैली पढ़ी, अब इससे आगे का पढ़ते हैं। द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। मतलब कृष्णा नदी कहाँ पर है, इस क्षेत्र में, जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पे कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी। मतलब जो ये जो क्षेत्र है ये तो क्षेत्र है नागर शैली का, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक क्या है, कन्याकुमारी। ये जो क्षेत्र है ये किसका है, द्रविड़ शैली का। हिमालय क्षेत्र से विंध्य पर्वत तक क्षेत्र है ये नागर शैली का है, तथा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र ये द्रविड़ शैली का प्रभाव पाया जाता था। इस क्षेत्र पर द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीवितता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। मतलब इसकी शुरुआत 8वीं सदी में शुरुआत हुई, लेकिन सुदूर दक्षिणी भारत, मतलब दक्षिणी भारत के नीचे के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी तक ये बनी रही। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकार, 4 दीवारी होते हैं, गोपुरम प्रवेश द्वार, मतलब इनके मंदिर का जो गोपुरम होता है यानी कि प्रवेश द्वार है वो अत्यधिक विशाल होता है। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, इनका गर्भगृह कैसा होता है, वर्गाकार होता है या फिर अष्टकोणीय होता है। पिरामिड नुमा शिखर, इनका शिखर पिरामिड नुमा होता है। मतलब जो ये आकृति है इसे क्या कहते हैं, पिरामिड नुमा आकृति, पिरामिड नुमा आकृति। विशाल संकेंद्रित प्रांगण, इसमें एक विशाल प्रांगण होता था। अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। इस द्रविड़ शैली को जन्म किसने दिया, पल्लव ने दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की और पल्लव ने इसे जन्म दिया और इस शैली का उत्थान चोल काल में हुआ। विजयनगर काल के बाद से यह
हवासमान हुई, मतलब इसका हवास होने लगा। मतलब इस शैली का पल चोल काल में इसने ऊंचाई हासिल की, मतलब ये इसका उत्थान हुआ, तथा विजयनगर साम्राज्य के काल में क्या हुआ, इसका हवास होना शुरू हो गया। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। चोल काल में जो द्रविड़ शैली थी उसमें क्या हुआ, वास्तुकला में किसका, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। जो वास्तुकला थी उसमें चित्रकला और मूर्तिकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है, जो किसके, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, चोल शासक राजराजा द्वारा निर्मित है। किसने बनाया, चोल शासक राजराजा द्वारा निर्मित है। 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण, मतलब जो ये तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण चोल शासक राजराजा ने करवाया था, वो आज भी द्रविड़ शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि 1000 वर्ष से भी अधिक का है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, मतलब जो नायक शैली उसका विकास किसके अंतर्गत हुआ, द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ, जिसका उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, जो कहां पर है, मदुरै। रंगनाथ मंदिर श्री रंगम तमिलनाडु में है, रामेश्वर मंदिर आदि। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम बेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं कि नागर शैली तथा द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं, हम बेसर शैली कहते हैं। क्या हुई, कौन सी शैली हुई, वो बेसर शैली हुई। नागर तथा द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक में पाए जाते हैं। मतलब जो ये शैली है, जो हमारा ये क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत से लेकर जो ये क्षेत्र है कृष्णा नदी तक, इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बेसर शैली के मंदिर। बेसर शैली के मंदिर इसमें पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक पाए जाते हैं नागर शैली के मंदिर। विंध्यन पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में पाए जाते हैं बेसर शैली के मंदिर, तथा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। इस प्रकार ये भारत का विभाजन था शैली के आधार पर। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसका जन्म चालुक्य काल में हुआ था। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। मतलब जो इनका आधार था, नींव था इसका, यहाँ से मंदिरों का आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता था। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैली के विकास में एक नया मोड़ आता है। किसके बाद, गुप्त काल के बाद क्षेत्रीय शैलियों के विकास में क्या आता है, एक नया मोड़ आता है। इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गुप्त काल के बाद के कौन सा समय, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। जो ये स्थान थे कौन से, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, इस समय क्या हुआ, 8वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिर का निर्माण हुआ। इस दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चौलयुगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आया। क्या हुआ इस समय में, मतलब किसमें, गुप्त काल के बाद में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चौलयुगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट के साथ सामने आया। तो दोस्तों, मंदिर स्थापत्य के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना, जैसे कि हिमालय पर्वत से लेकर विंध्यन पर्वत तक नागर शैली का प्रभाव था, जो गुजरात में जिसे लाट शैली कहते हैं, उड़ीसा में कलिंग तथा हिमालय में पर्वतीय शैली कहा जाता था। फिर विंध्यन पर्वत से कृष्णा नदी तक बेसर शैली का प्रभाव था, जो कि नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप था। फिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को द्रविड़ शैली कहते हैं,
जिसका 8वीं से 18वीं सदी तक अत्यधिक उत्थान हुआ सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में।